ए को हम आंतरिक लब्धि भी बोलते हैं। अब इसके हिसाब से आप लिख सकते हो वी आई एफ बराबर वी ओ डैश अपॉन ए, ये हो जाएगा। अब चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि निर्गम संकेत का एक निश्चित भाग बीटा टाइम्स जो वैल्यू है वो निवेश में हम पुनर्भरण करते हैं, उसका फीडबैक करते हैं, तो जो फीडबैक सिग्नल है वो कितना हो जाएगा वो आप बता देता हूँ कि बीटा नेटवर्क के कारण वी एफ बराबर हो जाएगा बीटा वी ओ डैश, यानी निर्गम संकेत का बीटा भाग जो है वो निवेश में जोड़ा जाता है, तो इसलिए वी आई एफ बराबर कितना हो जाएगा, इफेक्टिव बराबर वी आई प्लस बीटा वी ओ डैश हो जाएगा। और प्यारे बच्चों वी आई एफ का मान आप रख दीजिए पिछली इक्वेशन से जो मैंने आपको यहाँ सिखाई है। देखो वी आई एफ बराबर मैं लिख दूँगा वी ओ डैश अपॉन ए, तो ये लिखते ही वी ओ डैश अपॉन ए बराबर वी आई प्लस बीटा टाइम्स वी ओ डैश, ए से दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, तो वी ओ डैश बराबर ए टाइम्स वी आई प्लस ए टाइम्स बीटा वी ओ डैश, इसको आप बाईं तरफ ले जाइए, तो मैं वी ओ डैश बराबर गुण कॉमन लेकर के 1 माइनस बीटा ए बराबर ए वी आई लिख दूँगा, और वी ओ डैश जो निर्गम संकेत है बटा निवेशी संकेत हमने वी आई लगाया, तो ये प्रभावी लब्धि हो जाएगी। इसको मैं कहूँगा पुनर्निवेशन के पश्चात कितनी लब्धि रहती है, ए एफ बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों ए अपॉन 1 माइनस बीटा ए। यह प्रश्न कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है कि पुनर्निवेशन का सिद्धांत समझाते हुए वोल्टता लब्धि का सूत्र प्राप्त करो, तो ये हमारे पास अब आपको मालूम है कि नेगेटिव फीडबैक के लिए बीटा क्या होगा, बताओ। नेगेटिव फीडबैक के लिए बीटा नेगेटिव होगा, तो उसके आधार पर हम ए का मान प्राप्त कर सकते हैं, ए एफ का। तो देखिए पहला केस जो होगा इसको ये क्या हो जाएगा, ए एफ का मतलब है पुनर्निवेशन के पश्चात लब्धि, तो कंडीशन नंबर 1 आ जाएगी, यदि ए बीटा ग्रेटर देन 1 है तो आप निश्चित रूप से समझिए ए एफ लेस देन ए होगा। ए एफ ए बीटा अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ए एफ की वैल्यू ए से कम होगी, ये आपको विशेष तौर से समझ लेना है। ए बीटा का मान ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, ए बीटा अगर ग्रेटर देन 1 है तो आप देखिए कि ये राशि तो नेगेटिव होगी, तो इसका अर्थ ये चलेगा कि 1 माइनस ए बीटा मैं लिखूँगा कि 1 माइनस ए बीटा अगर 1 है, इसका तात्पर्य ये हो गया कि ए बीटा जो है वो ऋणात्मक है, और ऋणात्मक होने का मतलब फीडबैक नेगेटिव हुआ, संकेत विपरीत कला में है, तो ऐसी अवस्था में ए एफ का मान ए से कम प्राप्त होगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ, अर्थात ए बीटा बराबर नेगेटिव है, अतः आप कह सकते हो ऋणात्मक पुनर्निवेशन में लब्धि कम हो जाती है, ऋणात्मक पुनर्निवेशन में लब्धि घटती है। केस सेकंड देखिए प्यारे बच्चों, यदि 1 माइनस ए बीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 है, अर्थात ए बीटा धनात्मक है, तो
AF की वैल्यू बढ़ जाएगी A से, अर्थात धनात्मक पुनर्निवेशन में वोल्टा लब्धि बढ़ती है। और मैं यहीं आपको एक संकेत दे देता हूँ कि अगले चैप्टर में, अगली यूनिट में हम देखेंगे कि जब 1 माइनस बीटा ए का मान 0 हो, अगर इस प्रकार से प्रतिबंध लगाया जाए तो वोल्टा लब्धि अनंत हो जाएगी, यानी बिना निवेशी संकेत के हमें निर्गम प्राप्त होगा। उसे हम दोलित्र कहेंगे। ये 5 यूनिट में हम पढ़ेंगे आगे चलकर। तो ये केस सेकंड हो जाएगा। तो इसके आधार पर आप देख सकते हो कि ऋणात्मक पुनर्निवेशन में जहाँ एक और वोल्टा लब्धि घटती है तो भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, और धनात्मक पुनर्निवेशन में हालांकि वोल्टा लब्धि बढ़ती है, लेकिन उसके अलावा और जो बाकी फीचर्स होते हैं किसी भी एम्पलीफायर के, उनमें कमी आती है। तो ये हमें सीखना है, समझना इस चीज़ को। तो कोई हमें पूछे कि भाई ऋणात्मक पुनर्निवेशन के क्या क्या प्रभाव आप समझा सकते हो, तो आप देखिए ऋणात्मक पुनर्निवेशन का जो प्रभाव हम पढ़ेंगे वो ये मैनीफोल्ड है। यानी हम देखेंगे कि जो नॉइज़ होता है, यानी रब जिसको बोलते हैं, नॉइज़ के ऊपर इसका इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा हम दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है बैंड विस्तार पे, बैंड चौड़ाई में क्या फ़र्क पड़ता है, बैंड विड्थ बढ़ती है कि नहीं, ये हमारा मूल उद्देश्य होगा समझना इसका। इसके अलावा जो पॉइंट आएगा कि इसमें जो डिस्टॉर्शन है उसमें कोई कमी होती है या वृद्धि होती है डिस्टॉर्शन में, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो बड़ी बात है नॉइज़ और डिस्टॉर्शन के अलावा, वो होगी कि जो इसकी लब्धि है उसका स्टेबलाइजेशन, यानी वोल्टेज गेन का स्टेबलाइजेशन होता है कि नहीं होती है, ये भी हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ऋणात्मक पुनर्निवेशन के जो मुख्य प्रभाव है उनका जिक्र मैं मेरे अगले वीडियो में आपसे करूँगा, और हम देखेंगे कि किस प्रकार से ऋणात्मक पुनर्निवेशन धनात्मक पुनर्निवेशन पर भारी पड़ता है। यद्यपि सुनने में सरल लगता है कि ऋणात्मक पुनर्निवेशन में वोल्टा लब्धि घट गई है, लेकिन मैंने जैसा आपको आज प्रारंभिक लेक्चर में बताया था कि वोल्टा लब्धि घटना हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। क्यों? कि वोल्टा लब्धि को बढ़ाने के लिए हम कास्केडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कास्केडिंग से कभी भी बैंड चौड़ाई नहीं बढ़ेगी। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इंजीनियर्स या जो टेक्नीशियंस होते हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहला काम हमारा वोल्टा लब्धि बढ़ाना नहीं है, बल्कि बैंड चौड़ाई बढ़ाना है। जितना ज़्यादा बैंड विड्थ होगी किसी एम्पलीफायर की, वो उतना ही इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी आवृत्ति परास के सिग्नल्स का भी एम्प्लीफिकेशन करेगा। और उसके पश्चात हम भले ही चाहे नेगेटिव फीडबैक से वोल्टा लब्धि में कमी आ गई होगी, हम कास्केडिंग से वोल्टा लब्धि बढ़ा लेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।